तो सज्जनों, अब तक हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं, जिनमें प्रथम अवस्था जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियानुगतिक अवस्था भी कहते हैं, अर्थात जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, वह हमारी वह पियाजे की प्रथम अवस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। उसके पश्चात जो दूसरी अवस्था है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, जो संक्रियात्मक अवस्था अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूर्व की अवस्था है। इनमें विद्यार्थी जो है, इनमें जो बालक है, उसकी संक्रिया से पूर्व का ज्ञान अर्थात संक्रिया करने से पूर्व की अवस्था है। वह संक्रिया करने से पूर्व का ज्ञान अर्जित करने लगता है, अर्थात उसका भाषाई विकास होने लगता है और उसका संक्रिया करने से पूर्व अर्थात उसका संक्रिया करने का विकास उसका आरंभ हो जाता है। संक्रिया करने के लिए वह प्रारंभिक पड़ाव में गतिमान होता है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं के बारे में या मूर्त वस्तुओं के द्वारा संक्रिया कर सकता है, मूर्त वस्तुओं पर संक्रिया करना जानता है, जिसमें बच्चा जो है वर्गीकरण, संरक्षण, समानता उनमें वह देख सकता है। विभिन्न वस्तुओं में, विभिन्न मूर्त वस्तुओं में वह समानता देख सकता है। वह निगमनात्मक तर्क भी कर सकता है, विभिन्न गणितीय संक्रियाएं कर सकता है, जिनमें हमारी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इस प्रकार की संक्रियाएं कर सकता है। उसमें प्रतिवर्तिता का गुण पाया जाता है, अर्थात वह एक दिशा में एक पक्ष को देख सकता है, तो उसी प्रकार से वह उसी पक्ष के लिए उल्टी दिशा अर्थात पश्चिम दिशा में भी वह तर्क कर सकता है, अर्थात वह उस तर्क को समझ सकता है। अब हम बात करेंगे पियाजे की चतुर्थ अवस्था जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या हम उसे आकारिक या तात्विक अवस्था, या हम उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह जो अवस्था है, इसमें बच्चा अमूर्त संप्रत्यों या अमूर्त वस्तुओं पर संक्रिया करने योग्य हो जाता है। वह परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है, वह संभावनाएं खोजने लगता है, वह किसी समस्या का निर्माण कर सकता है और वह समस्या का समाधान करने योग्य भी हो जाता है। और उसका जो तार्किक क्रम है या उसकी जो तार्किक शैली है, वो एक व्यवस्थित शैली हो जाती है, अर्थात वह तार्किक रूप से सुसंगठित हो जाता है। अब हम महत्वपूर्ण रूप से इस चतुर्थ अवस्था के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि चतुर्थ अवस्था आने पर जो बालक होता है उसके संज्ञानात्मक विकास का पूर्ण स्वरूप उभर कर आता है, अर्थात उसका संज्ञानात्मक स्वरूप या संज्ञानात्मक विकास या उसकी मानसिक संरचनाएं, उसका संप्रत्यात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, अर्थात लगभग परिपूर्ण हो जाता है, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात 6 से 8 वर्ष के बालक, जिनका आयु काल जो होता है वह 11 से 14 वर्ष तक, इन बच्चों का आयु काल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसीलिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की इस अवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी या इस अवस्था की सबसे गहनतम जानकारी प्राप्त करना उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक गण उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक है। तो हम आकारिक या तात्विक संक्रियात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं हम अब इन बिंदुओं के रूप में पढ़ेंगे। इस अवस्था में विद्यार्थी जो है बहुत सारी संभावनाओं का सर्वेक्षण करते हैं, अर्थात इस अवस्था में विद्यार्थी बहुत सारी संभावनाएं खोज सकता है, बहुत सारी परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। सर्वेक्षण अर्थात हम जानते हैं प्रोजेक्ट जो कार्य होता है, प्रोजेक्ट कार्य में हम हमारे समाज में
किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी परियोजना कार्य को करने के लिए, किसी सर्वे को करने के लिए हमारे समाज में या हमारा जो वातावरण है उसमें उस विषय या उस विषय वस्तु के बारे में हम खोज करते हैं, उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस अवस्था में बालक बहुत सारी संभावनाएं या परिकल्पनाएं या हम कहें कि बहुत सारे परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बहुत सारी संभावनाएं वह बना सकता है। और ये सभी संभावनाएं हम जानते हैं कि ये सभी संभावनाएं एक भविष्य कथन होती है, इसीलिए ये एक परिकल्पना के तौर पे या एक ये अमूर्त संपत्ति के तौर पे बालक इनको देखता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वे ऐसे निकाय की अभिकल्पना करते हैं जो अनुमानिक रूप से परिकल्पित रूप से संभव हो। अर्थात बच्चा जो है ऐसे निकाय की कल्पना करता है, ऐसे तंत्र की कल्पना करता है, अर्थात वह ऐसे स्थान की किसी भी तंत्र की वो कल्पना कर सकता है जिसमें वह केवल अनुमान लगाकर या परिकल्पना से संभव हो। अर्थात बच्चा ये सोच सकता है कि ऐसा प्लैनेट, ऐसी पृथ्वी या ऐसा ग्रह भी हो सकता है जिस पर केवल और केवल भगवान का निवास हो। या फिर वह इस प्रकार से भी सोच सकता है कि मैं जो हूँ कल प्रधानमंत्री बनूंगा, या और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा और मेरा इस प्रकार का बंगला होगा, मेरा इस प्रकार का भवन होगा। तो ये इस प्रकार के स्थान संबंधित कल्पनाएं या तंत्र संबंधित कल्पनाएं भी वह कर सकता है। इसके पश्चात वे जो तृतीय बिंदु यह है कि वह काल्पनिक दुनिया के विषय में विचार भी करने लगता है। अर्थात वह अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है, अपना काल्पनिक तंत्र का विकास कर लेता है, या वह काल्पनिक दुनिया के बारे में सोच सकता है, उसके विषय में विचार कर सकता है। वह ऐसी दुनिया, ऐसा संसार अपने मस्तिष्क में अपने मानसिक चित्रण कर सकता है, अपने मस्तिष्क में ऐसे संसार का मानसिक चित्रण कर सकता है जो कल्पना से परे भी हो सकता है और उसकी कल्पनाओं के अंतर्गत भी हो सकता है। और वह अपने स्वयं के मानदंडों की समीक्षा करते हैं। स्वयं के मानदंडों की समीक्षा अर्थात सभी बालक या हम कहें कि कोई भी मनुष्य है उसके स्वयं के मानदंड होते हैं। मानदंड अर्थात मानक, या हम उसको मूल्य भी कह सकते हैं कि हम किन सिद्धांतों का पालन करते हैं, किन सिद्धांतों पर चलते हैं। उन सिद्धांतों की वह समीक्षा कर सकता है, अर्थात उनके पक्ष विपक्ष पर विचार कर सकता है, उनका आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है और उनका हम कहें कि उनकी नैतिकता पर वो विचार कर सकता है, उनकी वैधता पर वो विचार कर सकता है और उनका कार्य कारण प्रभाव जान सकता है, उनकी सीमा पर विचार कर सकता है और वह अपने स्वयं के मानदंड पुनर्स्थापित भी कर सकता है। यदि उसे अपने मानदंड गलत लगते हैं तो वह अपने मानदंडों को पुनर्स्थापित कर सकता है, नए मानदंड अपना सकता है। उसके पश्चात वे वाद विवाद करने के लिए कुछ पूर्व धारणाओं को स्वीकारते हैं। अर्थात पूर्व धारणाएं क्या होती है? पूर्व धारणाएं अर्थात हम पढ़ते हैं गणित विषय में अभिधारणाएं या हम कहें अभिग्रहित। वे अभिग्रहित या अभिधारणाएं वे कथन होते हैं या वे तथ्य होते हैं जिनको कि शाश्वत सत्य मान लिया जाता है, अर्थात जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और वे प्रारंभिक बिंदु होते हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, अथवा हम कहें कि किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, उसका प्रारंभ करने के लिए। हम जानते हैं कि गणित में हम पढ़ते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम उसका मान हम x मानते हैं, x माना हुआ, अर्थात x जो है वो हमारी एक पूर्व धारणा है या हमारा एक पूर्व अभिधारणा या अभिग्रहित होता है। उसी प्रकार से वह पूर्व धारणाओं को स्वीकार भी कर सकते हैं और पूर्व धारणा बना भी सकते हैं। इसके पश्चात वे परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, अर्थात वह ऐसी कल्पनाओं का निर्माण करते हैं जो उस विषय से संबंधित हो, अर्थात वह भविष्योन्मुखी कल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, उन पर विचार विमर्श कर सकते हैं। विचार विमर्श अर्थात उनके कार्य कारण का संबंध ज्ञात कर सकते हैं, उनका संश्लेषण कर सकते हैं, उनका विश्लेषण करके मूल्यांकन भी कर सकते हैं और
उनका भविष्य कथन भी कर सकते हैं। ये सब उनकी मानसिक प्रक्रियाओं अर्थात उनके चिंतन के द्वारा, अमूर्त चिंतन के द्वारा संभव होता है। इसके पश्चात उनकी जांच करने के लिए भी अग्रसर होते हैं। अर्थात ये कुल मिलाकर के ये समस्या समाधान विधि से संबंधित है। यदि बालकों के समक्ष, इस आयु के बालकों के समक्ष कोई ऐसी समस्या आती है जिसे वह मानसिक रूप में, अमूर्त रूप में अनुभूति के द्वारा मानसिक चिंतन करके वे समस्याओं का समाधान करते हैं, तो सर्वप्रथम वे परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पना अर्थात उस समस्या से संबंधित ऐसे परिणाम, या हम कहें कि उस समस्या से संबंधित ऐसे तर्क जो उसका समाधान करने में सहायक हो सकते हैं या उसका समाधान हो सकते हैं, उनका निर्माण करते हैं और फिर उन पर विचार विमर्श करते हैं। अर्थात उनका कार्य कारण संबंध जानते हैं कि वो उस वैधता पर कितने खरे उतरते हैं, वो कितने वस्तुनिष्ठ हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है। और इस विश्वसनीयता, इस वस्तुनिष्ठता या वैधता की जांच करने के लिए वे परीक्षण अपनाते हैं। और परीक्षण में यदि वे परिकल्पनाएं खरी उतरती है अर्थात वे परिकल्पनाएं सिद्ध हो जाती है, उनमें किसी प्रकार का अव्यवस्था या क्रम विभंग नहीं होता है, वे एक निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, तो जांच के पश्चात वह निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं और इस प्रक्रिया में वह अग्रसर रहते हैं। अर्थात इस स्टेज या इस अवस्था का बालक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अग्रसर रहते हैं और वे किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रकार से वह सक्षम तो नहीं, बल्कि उनमें एक प्रकार से उनमें इस प्रकार की कुशलता आ जाती है कि वे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अब जो पॉइंट है वह है वे चीज़ों का व्यापकीकरण करते हैं। अर्थात चीज़ों का व्यापकीकरण का अर्थ है व्यापक रूप में उसे लागू करना, बहुत बड़े रूप में, वर्णनात्मक रूप में, हम कहें उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। जब हम पढ़ते हैं आगमन विधि, तो आगमन विधि में बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से एक नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जाता है, या एक बड़ा संप्रत्यय, एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा संप्रत्यय उसका निर्माण कर लिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु का, उन तथ्यों का, या हम कहें कि बहुत सारे संप्रत्यों का एक तरीके से व्यापकीकरण या सामान्यीकरण हो जाता है। जैसे हम पढ़ते थे कि जैसे हमने इससे पहले संख्यानात्मक सिद्धांत, पियाजे के संख्यानात्मक सिद्धांत में हमने पढ़ा कि रोबिन जो है वह एक पक्षी है और पक्षी जो है वह एक जीव होता है। अर्थात जीव के रूप में रोबिन का व्यापकीकरण कर दिया गया है, उसका सामान्यीकरण कर दिया गया है और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि रोबिन जो है वह एक पक्षी है और पक्षी जो होते हैं हमेशा जीव होते हैं, इनमें जीवन होता है। उसके पश्चात इनका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह अपने स्वयं के चिंतन से चेतन हो जाते हैं और अपने चिंतन, विचारों, निर्णयों अथवा कार्यों को तर्काधार या औचित्य प्रदान करते हैं। अर्थात वह अपने चिंतन से चेतन का अर्थ है वास्तविकता से जो संबंध रखता हो। चेतन अर्थात चित्त में मग्न होना, अर्थात उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वह वास्तविकता से संबंध रखने लग जाती है। अर्थात वह जब स्वयं चिंतन करते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी अमूर्त वस्तु के बारे में, तो वह उस अमूर्त वस्तु या अमूर्त तंत्र का अपने मानसिक संरचना में चित्रण कर देते हैं। इस प्रकार से चित्रण करते हैं कि वह इस प्रकार से प्रतीत होती है कि एक तरीके से वह हमारे मस्तिष्क में वास्तविक वस्तु की तरह निरूपित या निर्देशित होने लगती है। इसे हम चिंतन से चेतन हो जाते हैं, अर्थात चिंतन जो है हमारा चेतन स्वरूप हो जाता है, वास्तविक स्वरूप हो जाता है और अपने चिंतन और विचारों, निर्णयों तथा कार्यों को तर्काधार प्रदान करते हैं। अर्थात वह इस प्रकार का वास्तविक चिंतन, मानसिक रूप में चेतन चिंतन या वास्तविक रूप में मानसिक चिंतन में चेतन चिंतन या वास्तविक चित्रण करके वह उन कार्यों को तर्काधार अर्थात तर्क प्रदान करने, अर्थात उनमें तार्किक क्रम प्रदान करने उनको, और औचित्य यानी कारण प्रदान करने, कारण और प्रभाव का संबंध प्रदान करने का कार्य भी करने लगते हैं। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो किशोरावस्था से संबंधित है कि बड़े किशोर अथवा वयस्क अपने अहम भाव से ऊपर उठकर एक ऐसी आंतरिक दुनिया का निर्माण करते हैं जो वस्तुनिष्ठ अथवा तटस्थ हो।
अर्थात वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है जो वस्तु से संबंधित हो, अर्थात वस्तु में निष्ठ हो, अर्थात वह सभी स्थितियों में, सभी जगहों पर, सभी कालों में वह शाश्वत सत्य हो। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, उसमें जो जांचने वाला है, आपकी कॉपी को जांचने वाला प्रेक्षक, उसको पता है कि इसका एक निश्चित ही उत्तर है और उसकी व्यक्तिनिष्ठता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु यदि हम निबंधात्मक प्रश्नों को देखें तो उनमें यदि उसका जो उत्तर है वो बहुत प्रकार से, बहुत विभिन्न प्रकारों से वह लिखा जा सकता है और प्रेक्षक के ज्ञान और अवबोधन के अनुसार प्रेक्षक उसका मूल्यांकन करता है और वह व्यक्तिपरक होता है और व्यक्तिपरक ढंग से वह उसको देखता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, अपने मत या अपनी अभिवृत्ति के हिसाब से देखता है और वह उसका मूल्यांकन कर देता है, जिसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। परंतु इस अवस्था में बड़े किशोर या वयस्क अपने अहम भाव से ऊपर उठ के, अहम भाव अर्थात अपनी वास्तविकता या अपने दृष्टिकोणों से, जिसमें केवल अहम केंद्रितता हो, अर्थात वह केवल अपने मत को या अपने दृष्टिकोण, अपने प्रेक्षण को या अपने प्रत्यक्षण से जिस वस्तु को देखते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को किसी और दृष्टिकोण से देख सकता है। उस भाव से ऊपर उठ के हम इस प्रकार की दुनिया का निर्माण करते हैं जो वस्तुनिष्ठ अथवा तटस्थ हो, अर्थात कि सभी व्यक्ति उस वस्तु को किस रूप में देख रहे हैं और सामान्य रूप में वह वस्तु किस प्रकार की है, उस तरीके से हम उसे देखते हैं। अर्थात तटस्थ होकर देखते हैं उसे। तटस्थ अर्थात न तो इस तरफ और न इस तरफ, अर्थात न तो हम अपने अनुसार न तो वातावरण को ढालने का प्रयास करते हैं, ना अन्य दूसरे लोगों के अनुसार वातावरण को ढालने का प्रयास करते हैं, परंतु जो चीज वास्तव में शाश्वत सत्य है, जो वातावरण में शाश्वत सत्य है, उस वस्तु का उसी प्रकार से प्रत्यक्षण करते हैं और हम वातावरण के अनुसार ढलने का प्रयास करते हैं। वे बाह्य वस्तुओं के प्रभाव से भी ऊपर उठकर तटस्थ प्रेक्षक बनते हैं ताकि वे पूर्व धारणाओं व कल्पनाओं के विषय में तर्कना प्रस्तुत कर सके। अर्थात वे बाह्य वस्तु के प्रभाव, यदि किसी भी समस्या पर या किसी भी उनकी कल्पना पर किसी बाह्य वस्तु का प्रभाव पड़ रहा है या किसी बाह्य वस्तु कारक का प्रभाव पड़ता है, तो वे यह सोच सकते हैं कि उस कारक के प्रभाव को वह उपेक्षित करके फिर उसके बारे में वह उनका प्रेक्षण कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में पूर्व धारणाएं या कल्पनाएं बना सकते हैं। पूर्व धारणाएं अर्थात पूर्व में की गई धारणाएं जिनको हम धारण करते हैं, पूर्व में की गए कथन जो कि सिद्ध नहीं होते हैं परंतु उनके सिद्ध होने की संभावनाएं होती है, उन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं या वे उनका उत्तर हो सकते हैं, उस समस्या का समाधान हो सकते हैं और इन कल्पनाओं के विषय में वे तर्कना प्रस्तुत करते हैं। अतः वे सामान्य नियम या सिद्धांत को स्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार से वह तर्कना प्रस्तुत करते हैं जिससे कि सामान्य नियम या सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे तत्वों या कारकों के प्रभाव की अवहेलना या उपेक्षित कर देते हैं और उनमें एक तार्किक क्रम और अमूर्त चिंतन द्वारा उनमें तार्किक क्रम का निर्माण करके, कल्पनाओं का निर्माण करके और उसका परिणाम खोज करके वे एक सामान्य नियम बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से या बहुत सारी अनुभूतियों या अनुभवों के माध्यम से, वह मानसिक अनुभूतियों के माध्यम से किसी सिद्धांत या सामान्य नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं। इसके पश्चात वे इस सीमा तक भी जा सकते हैं कि वे अपने प्रेक्षणों के संदर्भ में अनुभवजन्य तथा गणितीय प्रमाण दे सके। अर्थात पहले वाला जो था उसमें वह मानसिक अनुभूति के माध्यम से समस्या का समाधान कर रहे थे, अर्थात उनमें प्रेक्षण जो था वो एक तरीके से वस्तुनिष्ठ था, परंतु इस सीमा तक भी जा सकते हैं कि वे प्रेक्षणों के संदर्भ में अनुभवजन्य मतलब वह वास्तविक स्थिति या वास्तविक वस्तु से अनुभव प्राप्त करके वे गणितीय प्रमाण दे सके। गणितीय प्रमाण अर्थात तर्कयुक्त प्रमाण दे सके, गणितीय रूप में सिद्ध तथ्यों को स्थापित कर सके, क्योंकि वह अनुभव के द्वारा भी प्रेक्षणों को प्राप्त करके या अनुभव के द्वारा, परंतु जो बड़े किशोर जो पिछले बिंदु में था
कि वह अनुभूति के द्वारा, वह समस्या का समाधान मानसिक क्रियाओं के द्वारा करके एक सामान्य नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, परंतु यहाँ वह अनुभव या वास्तविक स्थिति में वास्तविक संक्रियाओं के द्वारा वह विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न उदाहरणों का संयोजन करके एक निश्चित नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं और उनमें अधिक से अधिक सीधे संबंध स्थापित कर सकते हैं और गणितीय प्रमाण भी दे सकते हैं, क्योंकि गणितीय प्रमाणों में यह आवश्यकता होती है कि वह सभी उदाहरणों में या उसके सभी परिप्रेक्ष्य में सभी कालों में वह समान रूप से वह नियम या सिद्धांत पालन होना चाहिए, उस सिद्धांत का पालन होना चाहिए, उसके परिणाम जो है वो निश्चित रूप से निश्चित प्राप्त होने चाहिए। इसके पश्चात इस अवस्था पर चिंतन निकटतम वर्तमान से परे जाता है, अर्थात इस अवस्था का जो चिंतन होता है वो अमूर्त चिंतन होता है, अर्थात मूर्ति रूप वास्तविकता से हटके होता है, क्योंकि इसमें कल्पना की जाती है। वह सोच सकता है कि इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, वह सोच सकता है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, या वह यह सोच सकता है कि मैं अभी जयपुर में हूं, या मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या आज मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो इस प्रकार की वह कल्पनाएं कर सकता है, तो वह वर्तमान से परे होता है, तो वास्तविकता में नहीं होता। उसका प्रयत्न होता है कि वह अधिक से अधिक सीधे संबंध स्थापित करे, अर्थात वह यह सोचता है कि जो कल्पना, जो हम परिकल्पनाएं निर्मित कर रहा हूं मैं, उन परिकल्पनाओं के मध्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उन परिकल्पनाओं के मध्य किसी भी प्रकार का कठिन स्थल नहीं होना चाहिए, सीधे संबंध स्थापित हो सके। वह सीधा यह प्रयास करता है कि मैं कल सीधा, या आज अभी, या आज 2 घंटे बाद मैं सीधा प्रधानमंत्री बन जाऊं, या सीधा मैं जयपुर में स्थित हो जाऊं, परंतु ये इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि मैं किस व्हीकल द्वारा, किस वाहन द्वारा मैं जाऊंगा, मध्य में मुझे क्या क्या परेशानियां आएंगी, मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या करना है, इस प्रकार की वो संभावनाएं नहीं देख सकता। वह सीधे संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, अर्थात तो वह सीधे संबंध बनाएगा, वह सीधा ही आत्मसात कर लेगा कि मैं जो है स्वयं ही प्रधानमंत्री हूँ। तो इस प्रकार का चिंतन इसमें होता है, वह वास्तविकता से परे होता है और परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। उसकी धारणाएं, उसके विचार और अवधारणाएं रूपात्मक या तात्विक होते हैं, अर्थात उसकी जो धारणाएं होती है, जो उसने धारणाएं या परिकल्पनाएं बनाई है, उसने धारण किया धारणाएं, तो उसके विचार, उसकी अवधारणाएं वो सभी रूपात्मक अथवा अमूर्त होती है, या हम कहें कि काल्पनिक होती है। उनका वास्तविक जगत में कोई भी स्थान नहीं होता है, अर्थात वास्तविक रूप में वे दिखाई नहीं देती है, परंतु जिनका संबंध वर्तमान से हो भी सकता है, भविष्य से तो होता ही है, क्योंकि वे भविष्यात्मक हो सकती है, क्योंकि ऐसी परिकल्पनाओं का निर्माण करता है जो वास्तविकता अर्थात वर्तमान से संबंधित नहीं है, परंतु वह जो है बाद में भविष्य से संबंधित हो सकती है, भविष्य में ऐसा घटित हो सकता है। वह सोचता है ना कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या मैं प्रधानमंत्री इतने दिनों में बनूंगा, या मैं इतने दिनों में जयपुर जाऊंगा, तो हो सकता है वह भविष्य में जयपुर जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। तो इस प्रकार की सूचनाओं का संबंध भविष्य से भी होता है और वर्तमान में से भी होता है। वह सोचता है कि अभी मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो यह एक प्रकार की वर्तमान परिकल्पना है कि वह खुद को, वह स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वह स्वयं को प्रधानमंत्री के समान समझ लेता है, उसका आत्मीकरण कर लेता है, प्रधानमंत्री के संप्रत्य का आत्मीकरण कर लेता है। इसके पश्चात हम पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ पढ़ेंगे। शैक्षिक निहितार्थ का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के लिए, शैक्षिक यानी शिक्षा, शैक्षिक अर्थात शिक्षा के अर्थ में, अर्थात शिक्षा के लिए जो निहितार्थ है, शिक्षा में इसके क्या उद्देश्य हैं, इस संज्ञानात्मक विकास के क्या उद्देश्य हैं, या इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सहायता से हम शिक्षा में बच्चों को क्या सहायता प्रदान कर सकते हैं, या शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक उपागम में कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ नीचे दिए गए हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये जो शैक्षिक निहितार्थ है, इनसे हमारी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्योंकि
आजकल जो प्रश्न बनाए जाते हैं, जो मनोविज्ञान में प्रश्न बनाए जाते हैं, वो अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। अर्थात आप उस कक्ष की परिस्थिति में इन सिद्धांतों को किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न उठने की संभावनाएं अधिक होती है। प्रथम जो बिंदु है वह है पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन। अर्थात पियाजे ने जो संज्ञान की प्रक्रिया का वर्णन किया है, अर्थात पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञान अथवा समझने की जो प्रक्रिया है, जो अवबोधन की जो प्रक्रिया है, उसका वर्णन करती है। अर्थात अवबोधन किस प्रकार से होता है, उस संज्ञान की प्रक्रिया में वह यह बताता है कि व्यक्ति और वातावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया द्वारा समावेशीकरण एवं संबंधन के फल स्वरूप होता है। समावेशीकरण हम जानते हैं आत्मसातीकरण, और उसके पश्चात समंजन अर्थात वह समायोजन करता है विभिन्न ज्ञान का, या जो भी वस्तुएं उसे देखती है उसका समायोजन करता है। यदि वह उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित ना हो या उसके पूर्व ज्ञान का विरोध करे तो वह समंजन करता है, और वह पूर्व ज्ञान का विरोध नहीं करे और वह नवीन ज्ञान हो या नवीन समझ हो, नवीन अवबोध हो, तो वह उसका समावेशीकरण कर लेता है। और यह व्यक्ति और वातावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया, अर्थात व्यक्ति वातावरण के प्रति सक्रिय होता है, और वातावरण अर्थात हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, उनकी जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके द्वारा ये घटित होता है। यह स्पष्ट करता है कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से आरंभ होकर वयस्कावस्था तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास जो है जन्म के पश्चात से, विकास तो जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है, परंतु संज्ञानात्मक विकास अर्थात बालक की समझ, बालक का अवबोध स्तर का प्रारंभ जन्म से आरंभ होकर वह वयस्कावस्था अर्थात 18 वर्ष की अवस्था तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का क्रम विभंग या व्यवस्था नहीं होती है, यह निरंतर चलती रहती है, यह सतत रूप से चलती है, कभी भी रुकती नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक क्रमिक आरोही प्रक्रिया, आरोही अर्थात बढ़ने वाली और एक क्रम में बढ़ने वाली क्रिया है। अर्थात पहली जो अवस्था है उससे यदि दूसरी अवस्था में बालक प्रवेश करता है तो दूसरी अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास में हमेशा वृद्धि होगी, अर्थात बढ़ेगा। अर्थात एक क्रम से दूसरी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने पर उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होगी, उसकी संज्ञानात्मक अवधारणाओं में, संज्ञानात्मक संरचनाओं में वृद्धि होगी, और वह संप्रत्यय निर्माण करने की प्रक्रिया उसकी सरल हो जाएगी और वह संप्रत्यय निर्माण करने लग जाएगा। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह पहले अध्येताओं के विकास की अवस्था का निर्धारण करें, तत्पश्चात अपने अनुदेशन अथवा अध्यापन की योजना बनाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है। इसका पियाजे के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है कि पहले संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, उसका निर्धारण शिक्षक को करना है कि ये बच्चा अभी संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है, यह पहली अवस्था में है, यह दूसरी अवस्था में है, यह तीसरी में है, या अथवा यह चौथी अवस्था में है। पहली अवस्था में है तो फिर वह 0 से 2 वर्ष, अर्थात जरूर यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा वह संवेदी प्रेरक अवस्था में होगा। हो सकता है कि 0 से 4 वर्ष तक भी बालक संवेदी प्रेरक अवस्था में हो, क्योंकि हो सकता है कि उसकी खुद की स्वयं की शारीरिक या मानसिक परिपक्वता उसे प्राप्त नहीं हो, क्योंकि वो आनुवांशिकी के द्वारा निर्धारित होती है। हो सकता है कि उसे पर्यावरण अर्थात वातावरण से मिलने वाले अनुभवों में कमी हो, जिसके कारण वह उसी अवस्था में रह सकता है, परंतु इनका क्रम सदैव समान रहता है। पहली अवस्था के बाद पश्चात यह दूसरी अवस्था ही आएगी। अब शिक्षक का जो कार्य है, शिक्षक का जो कर्तव्य है, वह पहले यह निर्धारित करेगा कि बालक जो है संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित है, वह उसकी अवस्था कौन सी है। उसी प्रकार से उसके पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ देगा, और इस प्रकार से वह बालक जो है अपनी संज्ञानात्मक विकास या अपनी संज्ञानात्मक संरचना का विकास करेगा और अपने संप्रत्यय का निर्माण करेगा। वह पहले अध्येताओं के विकास की अवस्था का निर्धारण कर लेगा और तत्पश्चात अपने अनुदेशन अथवा अध्यापन की योजना बनाएगा। अनुदेशन हम जानते हैं, अनुदेशन अर्थात शिक्षण, और अध्यापन वही अध्यापन यानी कि पढ़ाना या कुछ सिखाना। उसके पश्चात शैक्षिक प्रणाली तथा बच्चे के मध्य संबंध पारस्परिक होता है।
इसका अर्थ यह है कि शैक्षिक प्रणाली अर्थात शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो शिक्षा की प्रणाली बनाई गई है और बच्चा जो है उसकी जो विकास की अवस्था, ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था या जो सीखने का क्रम है, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं अर्थात ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था या बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर जिस अवस्था का होगा उसी प्रकार से उसकी शैक्षिक प्रणाली विकसित होगी, उसी प्रकार से उसकी शैक्षिक प्रणाली बनाई जाएगी। और यदि शैक्षिक प्रणाली जिस प्रकार से गठित होती है और जिस प्रकार की शैक्षिक प्रणाली होगी उसी प्रकार से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा अर्थात ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यदि शैक्षिक प्रणाली निम्न स्तर की होगी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी निम्न स्तर का होगा और शैक्षिक प्रणाली उच्च स्तर की होगी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी उच्च स्तर का होगा। परंतु इसमें यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित होना चाहिए या उसकी शैक्षिक प्रणाली उसकी संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित होनी चाहिए। यदि बच्चे की संज्ञानात्मक अवस्था उच्च स्तर की है परंतु उसकी शैक्षिक प्रणाली निम्न स्तर की है तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वह नहीं हो पाएगा। यदि शैक्षिक प्रणाली उच्च स्तर की है और बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास की बच्चे की जो अवस्था है वह निम्न स्तर की है और वह उसे एक चुनौती प्रदान करेगी, उसे कुछ सिखाने का प्रयत्न करेगी, तो हो सकता है बच्चे का मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास हो और हो भी सकता है कि उसका संज्ञानात्मक विकास न हो। यह उसकी बुद्धि या उसके पूर्व संज्ञान पर निर्भर करता है कि उसने संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में प्रवेश कर लिया गया है। यदि शैक्षिक प्रणाली उसकी संज्ञानात्मक विकास की सही अवस्था में उसी अवस्था की शैक्षिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से होगा। इसके पश्चात तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यकाल को एक महत्वपूर्ण व आवश्यक अवस्था के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तार्किक चिंतन हम जानते हैं कि संक्रियात्मक अवस्था जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उस तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है जो मूर्त संक्रियाओं पे अर्थात मूर्त वस्तुओं पे संक्रिया करने लगता है और वह तर्क भी देने लगता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसके तर्क तो होते हैं परंतु वह अव्यवस्थित होते हैं अर्थात इनमें तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। अब हम ये मानते हैं कि पियाजे के द्वारा बताई गई जो अवस्था है वो दो अवस्थाएं जिनमें 2 से 7 और 7 से 11 वर्ष, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में उसका तार्किक चिंतन का विकास होता है। और हम जानते हैं बाल्य अवस्था जिसे हम 6 से 12 वर्ष की आयु मानते हैं और 6 से 12 वर्ष की आयु में ये दोनों अवस्थाएं महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान होती है। अतः यह अवस्थाएं बालक के संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इस अवस्था को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और इस अवस्था में बालकों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इसके पश्चात पियाजे द्वारा यह माना गया कि विज्ञान तथा गणित के विषयों को क्रियाओं तथा संक्रियाओं द्वारा पढ़ाना चाहिए। क्रियाओं अर्थात उसको विज्ञान को और गणित को उनकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं और संक्रियाओं द्वारा पढ़ाना चाहिए। ऐसी क्रियाएं उन्हें करानी चाहिए जो वास्तविक वस्तुओं के परिचालन में सहायता करती हो अर्थात वास्तविक वस्तुओं के परिचालन के द्वारा ही उनको क्रियाओं को निर्देशित किया जाए जिससे वह गणितीय विषयों के सिद्धांतों, नियमों अथवा विज्ञान के नियमों अथवा सिद्धांतों का अनुप्रयोग करने का शिक्षण प्राप्त कर लेंगे या उनकी समझ प्राप्त कर लेंगे, वह अनुप्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। विद्यालय में नर्सरी कक्षा से मूर्त वस्तुओं के साथ अन्योन्य क्रिया व अनुभव से आरंभ होनी चाहिए अर्थात नर्सरी अर्थात हम कहेंगे पूर्व विद्यालय स्तर जिसमें बच्चा होता है और उस अवस्था का जो बच्चा होता है वह 5 वर्ष से कम उम्र की आयु का होता है अर्थात वह सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात इंद्रियानुगतिक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बीच की अवस्था का होता है, जिससे कि वह अपनी संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो उसे मूर्त वस्तुओं को छूने के द्वारा, मूर्त वस्तुओं को ज्ञानेंद्रियों द्वारा अन्योन्य क्रिया करके अर्थात सक्रिय उनको
सक्रिय क्रिया करके, उनके साथ क्रिया करके, उनको उठा करके, उनको सूंघ करके, उनको देख करके, उनका प्रेक्षण करके, प्रत्यक्षण करके उसके द्वारा अनुभव प्राप्त होना चाहिए, ताकि उसको आगे की जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं उनमें समुचित रूप से उनका विकास हो सके। इसके पश्चात उदारवादी कला और विज्ञान। उदारवादी अर्थात जो सभी सभ्यताओं का, सभी विषयों का सम्मान करते हैं, अर्थात कला और विज्ञान दोनों प्रकार के छात्रों के लिए प्रशिक्षण, यानी विशेष प्रकार का जो शिक्षण होता है द्वारा प्रयोगात्मक प्रविधियां व स्वतंत्र कार्यकलाप पर आधारित करके चलानी चाहिए। प्रशिक्षण अर्थात हम जो शिक्षण कार्य कराते हैं उनको या उनकी विधियों को प्रयोगात्मक रूप से या स्वतंत्र कार्यकलाप पर आधारित करके चलानी चाहिए, अर्थात बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने देना चाहिए। उन्हें वास्तविक प्रयोग या अपनी शारीरिक या मानसिक क्रियाओं द्वारा वास्तविक वस्तुओं पर प्रयोग या उनका परिचालन करके उन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने देना चाहिए और स्वतंत्र रूप से सिद्धांतों का प्रतिपादन करने देना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उनका अवलोकन या समस्या का समाधान करने देना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि पियाजे या संज्ञानवादी एक संरचनावादी है, जो ये मानते हैं कि बच्चा जो होता है वह अपनी संपत्ति का निर्माण स्वयं करता है, जिसे हम रचनावाद के नाम से भी जानते हैं। संरचनावादी ये कहते हैं कि बच्चा अपने स्वयं के स्वयंप्रत्य का निर्माण स्वयं करता है और शिक्षक की भूमिका इसमें केवल मार्गदर्शक की होती है, जो उसे सहायता प्रदान करते हैं अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण में। ऐसी सक्रिय विधियों का उपयोग करना चाहिए जिनके द्वारा विद्यार्थी यह अपेक्षा की जाए कि वे यथार्थता की खोज है उसका पुनर्निर्माण करें, अर्थात ऐसी विधियों की खोज करें जिसे हम जानते हैं शिक्षण विधियां इस प्रकार की शिक्षण विधियां जो छात्र केंद्रित हो, जिनमें छात्र सक्रिय रूप से योगदान करे, छात्र सक्रिय रूप से अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखे। इस प्रकार की शिक्षण विधियां उपयोग में की जानी चाहिए, जिससे कि वे छात्र जो होंगे स्वयं यथार्थता की या वास्तविकता की खोज करेंगे, स्वयं नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे, वह समस्या का समाधान करेंगे, वह समस्या का निर्माण करेंगे, वह परिकल्पना बनाना सीख जाएंगे और इसका पुनर्निर्माण करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि सक्रिय विधियों में बालक स्वयं सक्रिय रहता है और वह स्वयं ही समाधान करता है। इनमें हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है, अन्वेषण विधि है, या हम कहें कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। इस प्रकार की जो विधियां हैं, इन विधियों के माध्यम से बालक स्वयं अपनी अवधारणाओं का निर्माण करेगा, और या हम कहें कि खोज विधि है, इस प्रकार की विधियों द्वारा वह स्वयं निर्माण करेगा। अध्यापक को भी चाहिए कि यदि विद्यार्थी जल्दबाजी में उत्तर देता है तो वह इस प्रकार का प्रति उदाहरण प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी अपने उत्तर दोबारा सोचे। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अध्यापक को यह चाहिए कि विद्यार्थी जल्दबाजी में उत्तर देते हैं, अर्थात विद्यार्थी ने यदि जल्दबाजी में उत्तर दिया है, उसने उस प्रश्न पर सही ढंग से, सही तरीके से विचार ही नहीं किया है, सोचा नहीं है, उस पर चिंतन नहीं किया है, उसकी समझ ही विकसित नहीं की है, तो शिक्षक को इस प्रकार के प्रति उदाहरण अर्थात उल्टे उदाहरण या प्रतिवर्ती उदाहरण जो होते हैं, यानी उसकी सत्यता को, उस बालक के उत्तर की सत्यता को असिद्ध करने के लिए, उसकी सत्यता को असिद्ध ठहराने के लिए वह ऐसे प्रति उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि बालक की अवधारणा को, बालक के संप्रत्य को चुनौती मिले, और इस चुनौती से बालक अपने जो उत्तर या अपने संप्रत्य पर वापस विचार करने लग जाएगा, जिससे उसका चिंतन विकसित होगा और उसकी एक नई संज्ञानात्मक संरचना का विकास होगा, जिससे विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा और वह समस्या समाधान करने लग जाएगा। जैसे यदि हम जानते हैं कि यदि शिक्षक बालकों से यह पूछे कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, तो बालक यदि जल्दबाजी में उत्तर देता है, वह सभी संख्याओं पर विचार नहीं करता और जल्दबाजी में विचार करके वह कहता है कि हाँ सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, तो शिक्षक जो है वह यह उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है कि क्या 9 या हम कहें कि क्या 15 एक अभाज्य संख्या है, तो वह सोचेगा कि क्योंकि 9 और 15 विषम संख्या तो है परंतु अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है, 9 में 9 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 15 में 3 का जाता है, 5 का जाता है। तो इस प्रकार से वह इस
प्रकार के प्रत्युदाहरण प्रस्तुत करेगा तो उसे चिंतन करने का अवसर मिलेगा और वह अपनी संज्ञानात्मक संरचना, अपनी समझ की जो संरचना, उसने मानसिक संरचना विकसित की है, उसमें उसे परिवर्तन करने का नियम या परिवर्तन करने का प्रयास शामिल हो जाएगा और वह उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। इसके पश्चात विद्यार्थी द्वारा यथार्थता की खोज के संदर्भ में श्रव्य दृश्य साधन मात्र सहायक होते हैं। जो कि हम जानते हैं श्रव्य और दृश्य साधन केवल किसी वास्तविक वस्तु का निरूपण या प्रक्षेपण कर सकते हैं, परंतु वह कभी भी वास्तविक वस्तु नहीं हो सकती है। इसीलिए यह एक प्रकार की अमूर्त वस्तुएं या अमूर्त परिकल्पनाएं निर्मित करते हैं, जिससे कि यथार्थता की खोज नहीं हो सकती है। लेकिन यथार्थता की खोज में यह केवल सहायक हो सकते हैं। बालक अपनी संरचनाओं, अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अधिक स्थायी रूप से करते हैं। मूर्त वस्तुओं का परिचालन करके, मूर्त वस्तुओं का अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सर्वेक्षण करके वह अधिक स्थायी अधिगम या अधिक स्थायी संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से अपने आप में विकसित कर सकते हैं। इसके पश्चात समूह में परस्पर आदान प्रदान की भावना विकसित की जाए। अर्थात समूह में, जब विद्यार्थी समूह में कार्य करता है तो आदान प्रदान की, वस्तुओं का आदान प्रदान या ज्ञान का आदान प्रदान, इससे बालक द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का विकास होगा। वह स्वयं केंद्रित या आत्म केंद्रित नहीं होगा, वह वस्तु के दूसरे दृष्टिकोण पर भी विचार करने में सक्षम होगा, जो कि उसे आगे की जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनाओं का निर्माण करने में, दूसरे लोगों की तरह सोचने में, संज्ञानात्मक संरचनाओं, अमूर्त संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से यह समूह में परस्पर सामाजिकता की भावना को जागृत करने का भी शैक्षिक निहितार्थ देता है। अर्थात समूह में एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि उसमें एक समूह की भावना विकसित हो सके और उसमें समूह की भावना के अलावा वह दूसरों के दृष्टिकोण से भी विषय को देख सके। अर्थात उसमें वस्तुनिष्ठता की प्रवृत्ति और व्यक्तिनिष्ठता की प्रवृत्ति दोनों पाई जाए। अर्थात वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देख सके और वास्तविक वस्तु के सत्य का भी ज्ञान कर सके। इसके पश्चात कक्षा में अधिगम के लिए विद्यार्थियों के छोटे समूहों के लिए उनकी पारस्परिक रुचि की सहज क्रियाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि कक्षा का अधिगम जो है एक समूह में किया जाता है, समूह में हम जानते हैं कि किसी समस्या का समाधान विधि, समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोगशाला विधि है, अन्वेषणात्मक विधि, इसमें हम बच्चों का समूह बांटते हैं। वह समूह किसी भी समस्या का समाधान करते हैं या हम उनको एक ऐसी समस्या देते हैं या ऐसी योजना देते हैं जिस पर वह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की योजना में उनके समूह को इस प्रकार की योजना दी जानी चाहिए जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो और उनकी सहज क्रियाएं, अर्थात वह शारीरिक एक मानसिक रूप से सहज क्रियाएं कर सके और नवीन ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि जटिल क्रियाएं उनको दी जाएगी तो वह उनके लिए एक प्रकार से रुचिकर क्रियाएं नहीं होगी और वह उन्हें बोरिंग लगने लगेगी। अर्थात उनकी रुचि और उस क्रिया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा, वह संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तार्किक बुद्धि के विकास के उद्देश्य से कक्षा एक ऐसा केंद्र हो जहां वास्तविक कार्यकलाप सामूहिक रूप से क्रियाओं व सामाजिक परिवर्तन द्वारा चले। अर्थात कक्षा में एक ऐसा भी केंद्र होना चाहिए जहां ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिचालन करने योग्य मूर्त वस्तुएं हो जहां बालक स्वयं जाकर उन क्रियाओं का परिचालन करके, उन वस्तुओं का परिचालन करके स्वयं सामूहिक रूप से वास्तविक कार्यकलाप द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके या सामाजिक परिवर्तन के द्वारा चल सके। अर्थात वह सामाजिक रूप में आदान प्रदान के द्वारा, ज्ञान के आदान प्रदान के द्वारा, समझ के आदान प्रदान के द्वारा, वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा वह अपना संज्ञानात्मक संरचना, अपने संपत्ति का निर्माण कर सके। यदि विद्यार्थी गलतियां करे तो उन्हें ऐसा अवसर दे कि वे अपनी गलतियों को पहचान सके तथा स्वयं ही उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। अर्थात बालक के समक्ष ज्ञान को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए या अनुभवों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं कि उन्हें सीधा ही ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। उनके समक्ष ऐसी चुनौतियां, ऐसे अनुभव प्रदान किए जाए कि वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे और यदि वह जल्दबाजी में अपने ज्ञान को बिना समझ के
ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह प्रत्युदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कि वह अपने ज्ञान की अपनी अवधारणाओं या पूर्व निर्धारित संरचनाओं में सुधार करेंगे, उनका समायोजन करेंगे और अनुकूलन के द्वारा वापस उस संरचना में सुधार करेंगे, जिससे उन्हें अपनी पूर्व संरचनाओं पर चिंतन करने का मौका मिलेगा और चिंतन करके वे अपनी गलतियों को पहचान लेंगे और उन गलतियों का परीक्षण करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अतः कक्षा संबंधित अनुदेश या शिक्षण इस प्रकार से नियोजित हो कि उसमें रचना, समावेशन, समंजन की प्रक्रियाएं सुगम हो सके, ताकि भौतिक अनुभवजन्य तथा अमूर्त विमर्शक चिंतन विकसित हो सके। अर्थात ये वही बात है कि अनुदेशन या शिक्षण इस प्रकार से आयोजित किया जाए, शिक्षण देने की प्रक्रिया को इस प्रकार से योजित किया जाए कि शिक्षक का स्थान केवल मार्गदर्शक का या अनुभवों को व्यवस्थित करने का, अनुभव प्रदान करने का कार्य हो। वह व्यवस्था को इस प्रकार से योजित कर सकता है कि जिसमें बालक स्वयं अपने ज्ञान की रचना करे, अपने ज्ञान में नए विशिष्ट तत्वों का या समझ का समावेशन करे और यदि उसे ज्ञान की जो संरचना है उसमें यदि अपनी पूर्व निर्धारित संरचना और नई संरचना में यदि उसे विभेद या विभंग दिखता है तो अपनी संरचना को बदलने का प्रयास करे, अपनी गलतियों को पहचान कर, परीक्षण कर, अपनी गलतियों को दूर करने का प्रयास कर, वह अपनी समंजन प्रक्रिया अपना करके भौतिक एवं अनुभवजन्य व अमूर्त व विमर्शक चिंतन का विकास हो सके। अर्थात भौतिक एवं अनुभवजन्य अर्थात वह भौतिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक वस्तुओं पर क्रियाओं द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनुभव अर्थात वह वास्तविक वस्तुओं पर क्रिया करता है और अनुभूति अर्थात वह वास्तविक या अमूर्त वस्तुओं पर केवल मानसिक क्रिया के द्वारा अधिगम करता है। ये दो फर्क होते हैं अनुभव और अनुभूति में। और वह अमूर्त व विमर्शक चिंतन, अमूर्त चिंतन वह कर सके और विमर्शक अर्थात उस पर विचार विमर्श कर सके, उसके पक्ष विपक्ष पर ध्यान दे सके, जिसे हम आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, वह पक्ष विपक्ष पर ध्यान देने की योजना भी उसमें विकसित हो जाती है। सभी अवस्थाओं पर विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। सभी अवस्थाओं पर विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगीकरण की प्रक्रिया, जितनी भी अवस्थाएं उसमें विद्यार्थी यदि स्वयं प्रयोग करके, स्वयं वस्तुओं का, मूर्त वस्तुओं का परिचालन करके, स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान या समझ की प्राप्ति करेगा तो वह सबसे महत्वपूर्ण है। मात्र प्रयोगीकरण के द्वारा ही विद्यार्थी उन कौशलों की संप्राप्ति कर सकेगा जो रूपात्मक, प्रतीकात्मक, संक्रियात्मक चिंतन के लिए आवश्यक है। अर्थात प्रयोगीकरण के द्वारा जब विद्यार्थी जब मूर्त वस्तुओं पर प्रयोग करता है, उन पर संक्रिया या हम कहें कि उनका परिचालन करता है, उन पर संक्रिया आयोजित करता है, तो उसे विभिन्न प्रकार की संभावनाओं को समझने, विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं को समझने का प्रयास वह करेगा, विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करेगा, उनका परीक्षण करेगा, उनके द्वारा निष्कर्ष निकालेगा। अर्थात उसमें चिंतन करने की योग्यता का विकास होगा, वह अमूर्त चिंतन करने लगेगा, वह अनुभूति करने लगेगा, जिससे कि उसका रूपात्मक, संक्रियात्मक चिंतन विकासोन्मुख हो जाएगा, अर्थात उसके रूपात्मक, संक्रियात्मक चिंतन का निर्माण होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयोगीकरण के द्वारा प्राय नए विचार उत्पन्न होंगे, नए अर्थात मौलिक विचार, जिसे हम सृजनशील विचार भी कहते हैं। अर्थात वह नई परिस्थितियां या नई परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाएगा। छोटे बालकों द्वारा दिए गए प्रथम नए विचार संभवतः एक वयस्क की दृष्टि में मौलिक न लगे। अर्थात छोटे जो बालक होते हैं वह जब परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं या मौलिक विचारों का निर्माण करते हैं, वो वयस्क की भांति मौलिक तो नहीं होते। अर्थात वयस्क जो मौलिक विचार प्रस्तुत करता है, जो मौलिक रूप से तार्किक भी होते हैं, परंतु बच्चों के मौलिक विचारों में तर्क नहीं होता। वह उतने सुव्यवस्थित या हम कहें कि वह इतने शुद्ध नहीं होते हैं या इतने परिष्कृत नहीं होते हैं जितने कि वयस्कों के विचार होते हैं। परंतु यदि ऐसा व्यवहार वह करता जाएगा, धीरे धीरे इस व्यवहार को अभ्यास में लाता जाएगा, तो उसकी एक आदत का निर्माण होगा और इस आदत के निर्माण से उसे विचारों के निर्माण, नए विचारों, नई परिकल्पनाओं के निर्माण का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वह आगे चल करके मौलिक जो विचार है या नई मूल खोज है उसकी खोज करने में सक्षम हो जाएंगे। अर्थात वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर लेंगे। जितना हम बच्चों को उनके उन अद्भुत विचारों को प्रकट करने में सहायता करेंगे, जिन्हें प्रकट करने में अच्छा अनुभव करते हो, उतना ही यह संभव है कि वे एक दिन ऐसे अनुपम और मौलिक विचार देने में सक्षम हो सकेंगे जो पहले किसी ने भी न दिया। अर्थात ये कहना चाहता है कि शिक्षक का ये कर्तव्य है कि बच्चों को अपने मौलिक विचार या अपनी गलतियां उनको प्रस्तुत करने दीजिए। आप उन गलतियों का या उनके मौलिक विचारों का सम्मान कीजिए, उन्हें डांटिए मत,
उन्हें गलत साबित पहले ना करें, उनकी अपनी खुद की स्वयं की गलतियों का अवलोकन उन्हें स्वयं करने दें, अर्थात उनकी जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, उनके जितने भी उत्तर हैं किसी भी समस्या के प्रति, उन सबका सम्मान करें, उनका विश्लेषण करें और फिर उन्हें स्वयं ही उसका मूल्यांकन करने दें, जिससे कि उनमें नवीन विचार उत्पन्न करने तथा किसी समस्या का समाधान करने, उन नवीन विचार, उन सृजनात्मक विचारों का परीक्षण करने और स्वयं अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा और वे अपनी संज्ञानात्मक संरचना में को परिष्कृत करके को अपनी संज्ञानात्मक संरचना को शुद्ध करके नई संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण कर पाएंगे, जिससे कि वह मौलिक विचार देने में सक्षम हो सकेंगे। अर्थात उनका जो परिपूर्ण संज्ञानात्मक स्तर है, जिसे हम अमूर्त संज्ञानात्मक स्तर कहते हैं, उसका पूर्ण विकास हो सकेगा। संज्ञानात्मक क्रियाकलाप जो प्रयोगीकरण द्वारा उत्पन्न हो, अनिवार्य हो। यद्यपि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि एक बच्चा बिना भौतिक शारीरिक कार्यकलाप के भी मानसिक रूप से सक्रिय हो सकता है तथा दूसरा शारीरिक क्रियाकलाप करते हुए भी निष्क्रिय हो। अर्थात संज्ञानात्मक क्रियाकलाप जो प्रयोगीकरण द्वारा उत्पन्न हो, अनिवार्य हो। यह कहना चाहता है कि प्रयोगीकरण द्वारा अर्थात वास्तविक वस्तु का बच्चा परिचालन करे, प्रयोग करे, उसकी विभिन्न संभावनाएं वह खोजे, मानसिक चिंतन उनका करे, शारीरिक कौशल वो प्राप्त करे, उसी से ही उसका पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक विकास संभव है। यह प्रयोगीकरण जो है वह सभी अवस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अब यदि कोई बच्चा भौतिक या शारीरिक रूप से सक्रिय है तो वह हो सकता है कि मानसिक रूप से सक्रिय ना हो, अर्थात उसका मन, उसकी रुचि उसमें ना हो या मानसिक चिंतन वह उस पर नहीं कर रहा हो। और यह भी हो सकता है कि बच्चा मानसिक रूप से सक्रिय हो और वह शारीरिक रूप से सक्रिय ना हो। परंतु यदि बच्चे का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास या हमें उससे स्थायी अधिगम कराना है तो पियाजे के अनुसार उसकी जो है मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं संगठित होनी चाहिए और वह दोनों क्रियाओं के द्वारा उस कार्य में सक्रिय योगदान देना चाहिए, जिससे ही उसका पूर्ण संज्ञानात्मक संरचना का विकास या उसकी संज्ञानात्मक संरचनाएं परिष्कृत हो सकती है। इसके पश्चात पूर्व विद्यालयी स्तर या पूर्व विद्यालयी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बहुत से कार्यकलाप संज्ञानात्मक विकास के अवसर प्रदान करते हैं। पूर्व विद्यालय पाठ्यक्रम जिसे हम नर्सरी पाठ्यक्रम कहते हैं, जो बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, उनमें इस प्रकार के क्रियाकलाप आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उस स्तर की, उस अवस्था की जो योग्यताएं हैं, उस अवस्था के जो मानक है उनका निर्माण हो सके, उस अवस्था के बालकों का जो संज्ञानात्मक स्तर होता है उस संज्ञानात्मक स्तर का विकास हो सके। जैसे हम कह सकते हैं ब्लॉक पेंटिंग्स, ये सभी जो वस्तुएं होंगी वो मूर्त वस्तुएं होंगी और इन मूर्त वस्तुओं को इस अवस्था का बालक, सेंसरी मोटर अवस्था का बालक अपनी संवेदनाओं द्वारा ही इनसे ज्ञान प्राप्त करेगा या इनसे चिंतन सीखेगा। जैसे ब्लॉक पेंटिंग्स यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स में पेंटिंग करना, रंग भरना, उसके पश्चात फिगर पेंटिंग्स अर्थात एक आकृति में कलर भरना। संगीत चेयर खेल हम जानते हैं आजकल विद्यालयों में संगीत चेयर खेल, एक चेयर के चारों ओर बच्चे दौड़ते हैं और संगीत के द्वारा जैसे ही संगीत स्टॉप होता है, संगीत रुकता है, तो एक बच्चा जो है उस कुर्सी उसके मध्य बैठ जाता है और बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें से बाहर कर दिया जाता है। तो अब वो जो चेयर्स होती है, जैसे 4 या 5 चेयर्स होती है, उन 4 या 5 चेयर्स में 5 बच्चे होंगे तो उनमें से 4 बैठ जाएंगे, तो एक बचेगा वो बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, कुकिंग है, ड्रामा करना सीखेगा, तो इत्यादि में व्यस्त बच्चा तार्किक, गणितीय, अमूर्त चिंतन सीख लेता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया में उसे ये पता होता है। जैसे ब्लॉक पेंटिंग्स, उसे पता है कि इस ब्लॉक में पेंटिंग करनी है, तो ब्लॉक से उसे ये ज्ञात होता है कि ये ब्लॉक किस आकार का है, ये वर्ग है, आयत है, किस प्रकार का, इसमें कितना कलर हमें चाहिए, पेंटिंग्स के लिए कितने कलर मेरे पास उपलब्ध है और इस ब्लॉक से ये कलर बाहर निकल सकता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। इस प्रकार की वो क्रियाएं समझने लगता है। फिगर पेंटिंग्स में वह फिगर को समझने लगता है, आकृति जिसमें समरूप आकृतियाँ हैं, सर्वांगक्षम आकृतियाँ, इनका उसे ज्ञान हो जाता है, प्रारंभिक ज्ञान। संगीत चेयर खेल में वह चेयर कुर्सियों की संख्या या उसमें भाग लेने वाले की संख्या, इस प्रकार की संख्या से संख्याएं जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीखने के लिए प्रारंभिक ज्ञान आरंभ कर देता है। उसके पश्चात कुकिंग है, ड्रामा इत्यादि से उसका
कि गणितीय अमूर्त चिंतन विकसित होता है, क्योंकि वह अमूर्त रूप में मानसिक क्रियाओं के रूप में ही उनका चिंतन प्रारंभ कर देता है, उनका चिंतन करने लगता है। वह मन में ही यह सोच लेता है कि इसमें किस प्रकार का कलर अच्छा लगेगा, इसमें किस प्रकार से कलर करना है, इसमें किस प्रकार से पेंटिंग करनी है कि यह ब्लॉक से बाहर न निकल पाए। इसके पश्चात कक्षा में बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए कि वे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत जो पियाजे का सिद्धांत है, पियाजे है, ब्रोनर है, ये जो सिद्धांत है ये संरचनावाद का सिद्धांत है। अर्थात बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करे, अर्थात ज्ञान का निर्माण, अपने संपत्ति का निर्माण स्वयं करे, ताकि वे विभिन्न संज्ञानात्मक अवस्थाओं पे दुनिया को नए रूप में समझ सके। अर्थात वे जैसे जैसे अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को परिष्कृत करेंगे, अपनी संज्ञानात्मक संरचना का नवीन निर्माण करेंगे, तो वह अपने जो संज्ञानात्मक संरचनाओं के जो स्तर हैं, संज्ञानात्मक विकास के जो स्तर हैं, उस पर अपनी दुनिया को नवीन नवीन क्षमताओं के द्वारा या नवीन नवीन रूप में समझने लगेंगे। जैसे कि जो बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो उसका जो चिंतन है वो मूर्त वस्तुओं पर ही लागू होगा, तो वह मूर्त रूप में इस संसार को, इस दुनिया को समझेगा। परंतु जब वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन अमूर्त रूप से विकसित होगा, तो वह दुनिया को एक अलग रूप में समझने लगेगा और उसकी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं की जो अपरिष्कृत संरचनाएं होगी, जो अपरिष्कृत संज्ञानात्मक या संप्रत्यात्मक अवधारणाएं होंगी, वो अमूर्त रूप में परिष्कृत हो जाएगी। इसके पश्चात कक्षा में किए जाने वाले कार्यकलाप बच्चों को अधिकाधिक उन संबंधों का निर्माण और उन्हें समन्वित करने के अवसर प्रदान करें जिनके करने की क्षमता बच्चों में है। अर्थात कक्षा में दिया गया जो कार्यकलाप है, या हम कहें कि शिक्षक की भूमिका बच्चों को निर्देशित करने में, उनके लिए कार्यकलाप या अनुभव आयोजित करने की, तो जो कार्यकलाप या अनुभव आयोजित किए जा रहे हैं उनका अधिक से अधिक उनका संबंध ये होना चाहिए कि वह संबंधों का निर्माण कर सके और उन्हें समन्वित करने के अवसर प्रदान करे जिसकी क्षमता बच्चों में, अर्थात बच्चा जिस अवस्था से संबंधित है, जिस अवस्था तक उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, जिस अवस्था तक संज्ञानात्मक विकास करने की उसकी क्षमता है, उसी प्रकार के उसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि वह उनके मध्य संबंधों का निर्माण कर सके, कार्य कारण संबंध का निर्माण कर सके, कारण प्रभाव संबंध का निर्माण कर सके और उन्हें जोड़ करके, उन्हें समन्वित करके, समायोजित करके अपनी अवधारणाओं का निर्माण कर सके और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया करके अनुकूलन कर सके। इसके पश्चात पूर्व विद्यालय स्तर पर बच्चे अपने कार्यों के इंद्रिय गोचर प्रभाव में अधिक रुचि रखते हैं। पूर्व विद्यालय स्तर बच्चे जो कि संवेदीगामक अवस्था में होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए इंद्रिय गोचर प्रभाव में अधिक रुचि रखेंगे। न कि परिणामों को सुव्यवस्थित संज्ञानात्मक ढांचे में व्यवस्थित करने के लिए, अर्थात उनमें जो कि तार्किक क्रम या तार्किक व्यवस्था, तार्किक चिंतन नहीं होता है, इसलिए वे तर्क रूप से सोचते नहीं हैं किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। वे केवल इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, परिणामों को सुव्यवस्थित नहीं करते हैं, अर्थात समायोजन की प्रक्रिया वह इस अवस्था में नहीं करते हैं। वह केवल अपने संज्ञानात्मक ढांचे में आत्मसातीकरण या आत्मनिवेशन या हम कहें कि समावेशन की प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं, जिसका माध्यम इंद्रियों के द्वारा या संवेदनाओं के द्वारा होता है। बच्चों को कई प्रकार के कार्यकलाप, खेल एवं अनुभूतियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपनी विकासशील संज्ञानात्मक उपनिकायों का उपयोग कर सकें। अर्थात ऐसे कार्यकलाप, ऐसे अनुभव, ऐसे खेल, ऐसी अनुभूतियां अर्थात मानसिक भावनाएं उनमें विकसित या उनको प्रदान की जानी चाहिए, ऐसे भाव उनको प्रदान किए जाने चाहिए, ऐसे समस्याएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो अनुभूति कर सके उसकी समस्या की, उसका मानसिक चिंतन कर सके और अपने विकासशील संज्ञानात्मक उपनिकाय। उपनिकाय क्या है? संज्ञानात्मक उपनिकाय अर्थात संज्ञानात्मक जो तंत्र है, निकाय है, उसके छोटे छोटे तंत्र, जिससे में हम मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, जिसमें हमारा प्रत्यक्षण है अर्थात देखना, हम किस प्रकार से देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण है, उसके अलावा हमारी स्मृति है, हमारी बुद्धि है, हमारा चिंतन है, हमारी अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ है, ये सभी उपनिकायों का प्रयोग कर सके,
इस प्रकार के ही कार्यकलाप आयोजित किया जाए ताकि वह अपने पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ सके और संज्ञानात्मक संरचना में सुधार कर सके, वह अपने संपत्तियों का निर्माण कर सके, इन सभी उपनिकायों का प्रयोग करके। एक सुझाव यह है कि बच्चों को व्यक्तिगत रूप से गणितीय प्रयोगशाला के उपयोग करने के अवसर दें, जहां पर मापन तथा प्रयोगीकरण के लिए काफ़ी उपकरण हो, अर्थात बच्चों को व्यक्तिगत रूप से भी गणितीय प्रयोगशालाओं का उपयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। गणित या प्रयोगशाला दोनों, गणित व प्रयोगशाला दोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात गणित को भी वह व्यवहारिक रूप में उपयोग कर सके, अर्थात अनुप्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए, वह प्रयोगशालाओं में अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह परिकल्पनाओं का निर्माण कर सके, उनका परीक्षण कर सके और अपना निष्कर्ष निकाल सके। इस प्रकार का मापन एवं प्रयोगीकरण के काफ़ी उपकरण उपलब्ध हो, जिससे कि वह अपने संज्ञानात्मक विकास के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसे कि अलग अलग प्रकार के ब्लॉक, सूखे मटर ब्लॉक रखेंगे बहुत सारे, तो वह उन ब्लॉक से आकृतियों का निर्माण संभव होगा, वह विभिन्न आकृतियों के ब्लॉक्स का निर्माण कर सकेंगे, उनका प्रेक्षण कर सकेंगे, सूखे मटर की संख्या गिन सकेंगे, माचिस की डिब्बियों की संख्या, उनका आकार देख सकेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पीने की जो नली होती है उनकी संख्या गिन सकेंगे, उनके आकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनको गणितीय या हम कहें कि उनकी जो गणितीय अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका विकास होने में उन्हें सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाओं से उन्हें आकारिक ज्ञान होगा। आकारिक अर्थात समरूपता का ज्ञान या हम कहें सर्वांग क्षमता का ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान होगा और संक्रियाओं का ज्ञान भी होगा। ऐसे खेल और कार्यकलापों की आवश्यकता है जिनसे वर्गीकरण तथा श्रेणीबद्ध करना सीखा जा सके। ऐसे कार्यकलापों, ऐसे अनुभवों अथवा ऐसे खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है वर्गीकरण करना, बच्चों में किन्हीं वस्तुओं के मध्य समूहीकरण करना या श्रेणीबद्ध करना अर्थात उन्हें एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करना वह सीख सके। जैसे हमने सीखा था रोबिन जो है एक पक्षी है और पक्षी जो होते हैं सजीव होते हैं, इस प्रकार की जो प्रक्रिया कर सके। वर्गीकरण प्रक्रिया सिखाने के लिए प्लास्टिक के ब्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें प्लास्टिक के ब्लॉक्स जो है छोटे बड़े आकार में हो सकते हैं, उनका कलर विभिन्न हो सकता है, रंग विभिन्न हो सकता है, टुकड़ों अन्य चीज़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है जो कम से कम 2 गुणों जैसे रंग और आकार में भिन्न भिन्न हो। अर्थात ये जो वस्तुएं होनी चाहिए कम से कम 2 गुणों में, जैसे उनका रंग भी अलग अलग होना चाहिए और उनका आकार भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि एक समय में बच्चा 2 या 2 से अधिक पक्षों पर विचार कर सके किसी एक वस्तु पर। अर्थात वह केवल अहम केंद्रित ना हो, वह उसमें प्रतिवर्तिता का गुण विकसित हो जाए, उसमें प्रतिवर्तिता का संज्ञानात्मक विकास हो जाए, उसमें निगमनात्मक तर्क करने की व्यवस्था उत्पन्न हो जाए। उदाहरण के लिए विभिन्न रंग आकार के माप के वृत्त, विभिन्न आकार के वृत्त भी हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं, इनका समूहीकरण या इनका वर्गीकरण करने के लिए आप कह सकते हैं। ताश के पत्तों द्वारा रंग और आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण करने के लिए आप कह सकते हैं कि विभिन्न रंगों के पत्ते कौन से हैं, अर्थात का ब्लैक काले कलर के कौन से हैं, लाल कलर के कौन से हैं, या विभिन्न आकारों के पत्ते कौन से हैं। वैसे ताश के पत्ते जो होते हैं एक ही आकार के होते हैं, परंतु इनका वर्गीकरण पंक्तिबद्ध ताकि योग्यता इनमें विकसित की जा सके, अर्थात एक के बाद में 2, इक्का, ये दुक्का और इस प्रकार से 1, 2, 3 इनका क्रम ये व्यवस्थित कर सकते हैं। और राजा रानी इस प्रकार से इनमें पंक्तिबद्धता यथार्थ हम उसे कह सकते हैं क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता, इस प्रकार की व्यवस्था का वह चुनाव कर सकेंगे। इसके पश्चात अधिगम अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास कराना चाहिए या कराया जाना चाहिए। अधिगम अध्यापन की प्रक्रिया, अधिगम यानी सीखना, अध्यापन यानी सिखाना या शिक्षण, इन दोनों को प्रभावी बनाना है तो आपको अभ्यास कराना होगा। अभ्यास अर्थात वास्तविक वस्तुओं के द्वारा वापस उसी क्रिया को दोहराना। हम जानते हैं कि अधिगम जो होता है अभ्यास के द्वारा घटित होता है, अभ्यास के द्वारा भी घटित होता है और अधिगम अभ्यास के द्वारा स्थायी होता है। तो पियाजे कहते हैं कि इन वास्तविक क्रियाओं द्वारा, वास्तविक वस्तुओं के परिचालन या क्रियाओं द्वारा बालक को अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि उसका संज्ञानात्मक विकास या उसकी संज्ञानात्मक समझ स्थायी हो सके, संज्ञानात्मक समझ उसकी बढ़ सके। इसके पश्चात हम पियाजे के संज्ञानात्मक उपागम की सीमाएं पढ़ेंगे, अर्थात सीमाएं वह है जो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक हम कहें कि नकारात्मक बिंदु है, जिसमें पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में
उन नियमों की अवहेलना की है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि इन बिंदुओं पर पियाजे ने ध्यान नहीं दिया है। उनको हम सीमाएं कहेंगे या हम उनको मूल्य भी कह सकते हैं, या हम कहें कि इन मानदंडों का पियाजे ने पालन नहीं किया है। अर्थात सबसे पहली पियाजे द्वारा प्रयुक्त शब्दावली काफ़ी कठिन है। हम जानते हैं पियाजे ने जो सिद्धांत में शब्दावली प्रयुक्त की है वह बहुत कठिन है और वह व्यवहारिक रूप से हम कहें तो समायोजनीय नहीं है, या व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसका कोई सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तिक भिन्नताओं वाले लोगों के लिए उपयोग संभव नहीं है। जैसे उसने इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की है, जैसे अनुकूलन है, साम्य है, आत्मसातीकरण है, समंजन है, समायोजन है, प्रतिवर्तिता का गुणधर्म है, संरक्षण है, अमूर्त, संक्रियात्मक, आकारिक, रूपात्मक, इस प्रकार के जो शब्दावली, इस प्रकार के संप्रतियों का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है विद्यार्थी को स्पष्ट ही नहीं हो पाती है। अर्थात जो विद्यार्थी इनकी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं उनको स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पियाजे जो है वो जिस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, जिन तथ्यों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वह उनके विरोधों का पता ही नहीं लगा पाते हैं। इसके पश्चात वह असंख्य ज्ञान मीमांसात्मक विचारों में खोया हुआ है। अर्थात ज्ञान मीमांसात्मक यानी ज्ञान और मीमांसा कहते हैं जिसे गहन चिंतन कहते हैं। वह उसने गहन चिंतन किया, गहन चिंतन रूपी विचारों में खोया हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो उसने प्रक्रिया दी है, इस प्रकार की जो लंबी प्रक्रिया उसने दी है, वह इस प्रकार से प्रतीत होती है कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह उसने यह ज्ञान बहुत गहन चिंतन द्वारा, मानसिक चिंतन द्वारा प्राप्त किया गया। परंतु हम यह जानते हैं कि पियाजे जो है, जीन पियाजे, वह स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत के लिए, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए अपना कार्य सन 1922-23 में प्रारंभ किया और उन्होंने साइकोलॉजी की और बहुत सारी पुस्तकें, जिनमें 5 मुख्य पुस्तकें जो वृद्धि और विकास से संबंधित थी, उनका अध्ययन किया और सन 1932 में पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम कहें कि अखबार में या किसी पत्रिका में निकलवाया और उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपने 3 बच्चों पर भी उनके जन्म से लेकर उनकी प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन किया और उसके पश्चात इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की एक सीमा यह भी हो सकती है कि पियाजे ने जो अध्ययन किया था वो अपने 3 बच्चों पर किया था, और 3 बच्चों पर अध्ययन जो किया था, हम जानते हैं कि सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, सभी बच्चे समान रूप से वृद्धि नहीं करते, सभी बच्चों की जो बुद्धि होती है समान रूप से नहीं होती, सभी बच्चों की आनुवंशिकता समान नहीं होती, जिससे उनकी परिपक्वता समान नहीं हो पाती है, सभी बच्चों में पर्यावरण में मिलने वाले अनुभव समान नहीं होते हैं। इस कारण बच्चों में जो है अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं या अलग अलग प्रकार का संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। तो यह जो विचार है वह व्यक्तिपरक विचार है, ये सामान्य तौर पर सभी बच्चों पर लागू नहीं होता है, जो कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्ष में पढ़ाया जाना संभव हो, सभी बच्चों को समान रूप से अधिगम के अवसर प्रदान हो सके, इस प्रकार की अवहेलना होती है। अर्थात ये सामान्य तौर पर सभी बच्चों पर प्रेक्षण करने के बजाय केवल 3 बच्चों पर प्रेक्षण किया गया, जिसके कारण यह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की एक सीमा भी है। इसके अलावा पियाजे ने संपूर्ण कार्यों में परंपरागत वैज्ञानिक प्रणाली का अभाव है। वैज्ञानिक प्रणाली अर्थात समस्या समाधान प्रणाली, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, जिसमें परीक्षण लिया जाए, जिसमें मूल्यांकन किया जाए, इस प्रकार की प्रणाली का अभाव है, क्योंकि उन्होंने जो है यह सिद्धांत ज्ञान मीमांसात्मक विचारों द्वारा किया है। उन्होंने कहीं पर भी प्रेक्षण नहीं किया। बहुत सारे, क्योंकि हम जानते हैं विज्ञान में प्रेक्षणों के द्वारा जो प्रस्तावित जो ज्ञान होता है, क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रेक्षणात्मक ज्ञान द्वारा निर्धारित या निर्देशित ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो उस वैज्ञानिक प्रणाली का अभाव है, क्योंकि पियाजे ने ज्ञान मीमांसात्मक विचारों 2-3 बच्चों पर अध्ययन करके, किताबों का अध्ययन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जो कि सभी बच्चों पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है।
उसका अधिक बल अवधारणाओं के संबंधों को मालूम करने से है तथा संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज पर नहीं है। अर्थात पियाजे जो है संज्ञानात्मक अवधारणाओं के संबंधों को मालूम करना चाहते हैं, अर्थात संज्ञानात्मक अवधारणाएं अर्थात संज्ञान जो घटित हो रहा है उनके संबंध किस प्रकार है, अर्थात वह मूर्त अवस्था में उसका क्या संबंध है, मूर्त अवस्था में वह किस प्रकार से घटित हो रही है, वह अमूर्त अवस्था में किस प्रकार से घटित हो रही है, इस प्रकार का संबंध मालूम करने में है। अर्थात वह इस प्रक्रिया को बताते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना जो है किस प्रकार से घटित होती है, या हम कहें कि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया रहती है, जैसे अनुकूलन होता है, उसमें आत्मसातीकरण होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है। परंतु उन्होंने संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज पर नहीं, अर्थात उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज, संज्ञानात्मक संप्रतियों या संज्ञानात्मक संरचना की वह सर्वप्रथम खोज कैसे करता, इस बात पर उन्होंने बल नहीं दिया है। उन्होंने प्रक्रिया बताई है, उन्होंने समझ की प्रक्रिया बताई है, परंतु ज्ञान पर बल नहीं दिया है, अवबोध पर बल दिया है। इसके पश्चात इसकी प्रक्रिया अथवा विधि लंबी और अधिक समय लेने वाली है, यह हम सभी जानते हैं कि इनकी जो प्रक्रिया है और विधि जो है बहुत लंबी है, पढ़ने में या हम कहें कि समझने में भी बहुत आसान नहीं है। इसमें सीधा अध्यापन सम्मिलित नहीं है, अध्यापन अर्थात शिक्षण इसमें सीधा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक को पहले उस विद्यार्थी की उसकी अवस्था अर्थात संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का निर्धारण करना पड़ता है, उसी के पश्चात वह उसको निर्देशित या अनुभव प्रदान कर सकता है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया हो गई, वह सीधा अध्यापन नहीं करा सकता है, उसे पहले उसकी संज्ञानात्मक अवस्था का निर्धारण करना पड़ेगा, उसके पश्चात उसकी वो पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसके पश्चात वह उसकी शिक्षण विधियों का समायोजन कर सकता है। इसके पश्चात गणित और विज्ञान का उपयोग पूर्व बाल्यकाल अवस्था में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि गणितीय या तार्किकता का विकास उसमें। हमारा अगला बिंदु है गणित और विज्ञान का उपयोग पूर्व बाल्यकाल अवस्था में लागू नहीं हो सकता है। अर्थात 6 वर्ष से पूर्व की जो अवस्था है, जिसमें हम संवेदी प्रेरक अवस्था या हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि गणित और विज्ञान का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गणित और विज्ञान की जो प्रकृति है वह तार्किक है और गणित की प्रकृति अमूर्त है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था अर्थात हम कहें कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक में तार्किकता का विकास नहीं होता है और अमूर्त संकल्पनाएं या अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। इसीलिए पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार गणित और विज्ञान का उपयोग पूर्व बाल्यकाल अवस्था अर्थात नर्सरी की जो आयु होती है उस अवस्था में नहीं किया जा सकता है, 6 वर्ष से पूर्व इस अवस्था में नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है, बच्चे के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार सटीक अभ्यास प्रश्नों का निर्माण अव्यवहारिक या अनावश्यक सा लगता है। इसका अर्थ है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, अर्थात बालक जो है अपने संज्ञानात्मक संरचना या अपनी मानसिक संरचना का निर्माण या परिशोधन स्वयं निर्माण करता है या स्वयं रचना करता है। तो शिक्षक का कार्य केवल उसे मार्गदर्शन देने का या उसके लिए अनुभवों को संरचित करने का कार्य है। तो सर्वप्रथम शिक्षक उस विद्यार्थी की संज्ञानात्मक अवस्था का निर्धारण करता है, संज्ञानात्मक अवस्था का निर्धारण करने के पश्चात उसके पूर्व ज्ञान का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार शिक्षण या अनुदेशन क्रियानाली या कार्यक्रम लागू करता है या अभ्यास का आयोजन करता है। तो अब इस अवस्था में समस्या यह है कि यदि बालक उस अवस्था का है जिस अवस्था का उसने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अर्थात उस अवस्था का पूर्व ज्ञान नहीं है, तो अलग अलग वैयक्तिक भिन्नताओं वाले बालक जो कि उसी अवस्था में है, अर्थात मान लीजिए कि कोई बालक जो हो सकता है 6 से 7 वर्ष की आयु का है, जो मान लीजिए पहली या दूसरी क्लास में है, दूसरी कक्षा में, तो क्योंकि वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम जिस प्रकार की क्रियाएं आयोजित करते हैं, अर्थात इस अवस्था का बालक भाषा सीखने, संकेत या चिन्हों द्वारा सीखने की अवस्था में होता है। परंतु यदि कोई बालक इस अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सका है, इसका कारण वातावरण हो सकता है, उसकी आनुवांशिकता हो सकती है, उसकी परिपक्वता हो सकती है। यदि उसने इस परिपक्वता को प्राप्त नहीं किया है तो अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि व्यवहारिक रूप से
उपयोगी नहीं है या वह व्यवहारिक रूप से उसे हम अनुप्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वह बच्चे को अपने स्पष्टीकरण में विरोधों का पता नहीं चलता, अर्थात बच्चा जब आत्म केंद्रित होता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उस समय बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से ही किसी वस्तु के एक ही पक्ष को देख सकता है। वह आत्मपरक होता है, आत्मनिष्ठ या आत्म केंद्रित होता है। वह दूसरे व्यक्ति के पक्ष को, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को उसी समय नहीं देख सकता है। इसलिए उसे अपने स्पष्टीकरण में, अपने ज्ञान में या अपनी समझ में दूसरे के विरोध अर्थात दूसरे का जो विरोध है या हम कह सकते हैं उसकी अवधारणा को स्पष्टीकरण या उसकी अवधारणा को जो चुनौती देता है उसको वो समझ नहीं पाता है। इसके पश्चात हम कहें कि इतने गहन रूप में चीजों का पता लगाने में बच्चा आत्मविश्वास और धैर्य खो सकता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह कहता है कि बालक की समझ पर बल दिया जाए। बालक को जो ज्ञान बालक ने प्राप्त किया है उसकी उसे कितनी समझ है, उसका कार्य कारण प्रभाव की कितनी समझ है, उस पर ध्यान दिया जाए, अर्थात बालक गहन रूप से उसका अध्ययन करे। परंतु इस अवस्था में, इस गहन ज्ञान की प्राप्ति में बालक अपना आत्मविश्वास और धैर्य अर्थात जिसे हम विवेक कहते हैं या हम उसे अपनी अंतर्दृष्टि कहते हैं उसको खो भी सकता है, क्योंकि इतना आत्मविश्वास बालकों में सामान्य तौर पर नहीं पाया जाता है। वे नया कार्य करने या नई क्रिया करने का आरंभ करने लगते हैं या नई क्रिया करने की सोच सकते हैं। इसके पश्चात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा भी अध्ययन के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी चिंतन संरचनाएं परिष्कृत नहीं हुई है। परिष्कृत मतलब शुद्ध, विशुद्ध जो संरचनाएं होती है, और विशुद्ध संरचनाएं उसकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पश्चात ही होती है, क्योंकि उसका तार्किक स्तर परिष्कृत हो जाता है। वह तर्क करने लगता है, अमूर्त संक्रियाओं पर भी तर्क करने लगता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है, वह समस्या का समाधान, समस्या का निर्माण कर सकता है, वह भविष्य कथन कर सकता है। इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो कि बालक की संक्रियाओं की समझ इतनी अच्छी नहीं होती है, वह जोड़ बाकी गुणा भाग, वह वर्गीकरण नहीं कर सकता है, वह उनमें समानता नहीं बता सकता है, उसमें उन संरक्षण का गुण उसमें विकसित नहीं होता है, परिकल्पनात्मक या उसमें निगमनात्मक तर्क या हम उसे कहें कि प्रतिवर्तिता का गुणधर्म उसमें विकसित नहीं होता है। इसीलिए बालक जो है उसमें तार्किकता का अभाव होता है और वह मूर्त संक्रिया वाला बालक भी इस प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता है। इसलिए वह सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है, क्योंकि सीखने के लिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समझ की आवश्यकता है। और सीखना जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें चिंतन, जिसमें स्मृति, जिसमें बुद्धि, जिसमें प्रत्यक्षण, जिसे हम प्रेक्षण भी कहते हैं, देखना भी कहते हैं, इस प्रकार की संक्रियाएं होती है, जिनमें पियाजे के अनुसार यदि बालक तार्किक चिंतन करके तार्किक रूप से किसी वस्तु को समझता है तो वही अधिकम स्थायी होता है। इस प्रकार से पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ जो तथ्य है और उसके पश्चात पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, अर्थात जिन तत्वों का उसने उल्लेख नहीं किया है, जिन तत्वों की उसने अवहेलना की है, यह सिद्धांत इस प्रकार से यही हम इसे समाप्त करते हैं।